हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इसी के साथ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। आर्हेनियस इक्वेशन कुछ फॉर्मूला भी आया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन पे क्वेश्चंस को करेंगे और साथ ही साथ कुछ नए टॉपिक्स जैसे टेम्परेचर कॉफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आपके असाइनमेंट के एक्सरसाइज 3 में 3-4 सवाल जो कि लगातार है 28, 29, 30 और 31 एक्सरसाइज 3 में, और चारों सवाल आपके आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग 4 क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन 28 मैं पहले आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन 28 में लिखा हुआ है कि द रेट कांस्टेंट कॉमन एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हेनियस पैरामीटर ए को आर्हेनियस कांस्टेंट, इसको आर्हेनियस पैरामीटर बोला गया ए ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आर 3 गुना 10 की पावर माइनस 4 पर सेकेंड, 104.4 किलोजूल पर मोल एंड 6.0 into 10 की पावर 14 पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मतलब रेट कांस्टेंट का वैल्यू इतना दिया हुआ है, आरएनएस एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू इतना दिया हुआ है, और आरएनएस जो पैरामीटर ए है वो 6 गुना 10 की पावर 14 पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली कह रहा है, दिया हुआ है। तो आपसे पूछा द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट टी मतलब टेम्परेचर टेंड्स टू इंफिनिटी इज, मतलब अगर टेम्परेचर अनंत हो तो उस अनंत टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू जैसा क्वेश्चन है, तो हमको देखना है इसमें। तो एक चीज बताओ सबसे पहले, अब देखो कुछ बच्चे कैसे करते हैं, थोड़ा समझ में आने को। जैसे कुछ बच्चे लास्ट में जो हम 2 अलग अलग तापमान पे रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला निकाले थे, आर्हेनियस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आया था फाइनल इक्वेशन log K2/K1 बराबर EA एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R ब्रैकेट के अंदर 1/T1 अब -1/T2 है ना। तो वो भी इक्वेशन आप लगा सकते हैं कि आप ऐसे समझो कैसे, 2 अलग अलग तापमान है। एक तापमान आपका 25 डिग्री सेल्सियस है जिसपे रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 3 गुना 10 की पावर माइनस 4 दिया हुआ है, और टेम्परेचर इन्फिनिटी देकर के आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि रेट कांस्टेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। मतलब 2 अलग अलग तापमान दिया हुआ है, एक रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, एक रेट कांस्टेंट पूछ रहा है। आप वो लगा सकते हो आराम से, क्वेश्चन बनेगा। अच्छा एक तरीका ये देखो, बड़ा इजीली बनेगा आपका सवाल। आप आर्हेनियस इक्वेशन क्या जानते हो? फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन उसी इक्वेशन को हम लोग इंफिनिटी पर देखते हैं क्या होता है। आर्हेनियस इक्वेशन हम लोग क्या पढ़े, k बराबर a e की पावर माइनस a अपॉन r, यही है ना। तो अगर हम t टेंड्स टू इंफिनिटी ले, t टेंड्स टू इंफिनिटी, तो देखो जरा अच्छे से, हमको t इंफिनिटी पर देखना है, t इंफिनिटी पे क्या होगा। तो एक चीज रुक जाओ, पहले t इंफिनिटी पूछ जाओ। क्या इसी चीज को हम तो ऐसे लिख सकते हैं a 1/e की पावर a अपॉन r2, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस में आ जाएगा। अच्छा अब देखते हैं t टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब एट t इंफिनिटी पे देखते हैं ये इक्वेशन क्या हो जाएगा। देखते हैं k बराबर हो जाएगा a 1 कितना है e की पावर प्लस हो जाएगा ये ना ये अपॉन r2, rt t टेंड्स टू इंफिनिटी है तो इंफिनिटी में r से गुणा करेंगे, ऑब्वियसली इंफिनिटी आएगा। समथिंग बटा इंफिनिटी कितना हो जाएगा, समथिंग बटा इंफिनिटी 0, e की पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 1 होता है। तो इसका मतलब k डायरेक्ट किसके बराबर हो गया, a। k a के बराबर कब होगा, जब t क्या हो, इंफिनिटी हो। इंफिनिटी पे k a के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ आपसे t इंफिनिटी पे रेट कांस्टेंट k का वैल्यू पूछा है, तो k a के बराबर है। a तो आपका आरएनएस पैरामीटर जो कि कांस्टेंट होता है, इसका मतलब कि k कितने के बराबर हो जाएगा, आरएनएस कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। और a कितना है 6.0 into 10 की पावर 14 पर सेकंड, ये हो जाएगा। इसका आपका आंसर कौन सा होने जा रहा है, बी आंसर होने जा रहा है। तो आप ऐसे भी सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो। और आपके पास एक और तरीका है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है तो
लॉग वहां सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, लॉग k2 अपॉन k1 बराबर E अपॉन 2.303 r ब्रैकेट के अंदर ओवर t1 माइनस ओवर t2, बस उससे भी लेकर आप बनाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल। चलो नेक्स्ट लिखते हैं लोग इसको। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 29, ठीक है। क्वेश्चन 29 क्या है पहले एक बार समझते हैं। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, इज 50% कंप्लीटेड इन 20 मिनट एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 50% रिएक्ट करने का जो टाइम है वो 20 मिनट है। 50% रिएक्ट करने का टाइम मतलब हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कितना दिया? 20 मिनट। कितने टेम्परेचर पे? 27 डिग्री सेल्सियस पे। और एंड इन 5 मिनट एट 47 डिग्री सेल्सियस, मतलब 50% कंप्लीट करने का जो टाइम है वो 5 मिनट भी है, लेकिन तब जब टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस है। मतलब मेरा ये कहना है कि सवाल में सिंपल लिखा, एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और 50% रिएक्ट करने का जो टाइम है वो 20 मिनट है, लेकिन तब जब 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लेकिन वही टेम्परेचर 27 से अगर हम 47 कर दिए अर्थात 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए, तो अब रिएक्ट करने का जो 50% सेम 50% रिएक्ट करने का जो टाइम है वो 20 ना होकर के कितना हो गया? 5 मिनट हो गया। यही कह रहा है क्वेश्चन। तो आपसे पूछा है कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन इज, तो इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी ये पूछ रहा है आपसे। तो ये भी तो सवाल वही चीज है। अब देखो इसमें कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर इसमें तो दो अलग अलग तापमान दिया हुआ है, ठीक है, और दो अलग अलग तापमान दिया हुआ है और दो अलग अलग हाफ लाइफ दिया हुआ है और आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जो हाफ लाइफ होता है वो रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल या रेट कांस्टेंट जो होता है के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? जैसे हम लोग पढ़े लॉग k2 बटा k1 बराबर कितना लिख सकते हैं? लॉग t हाफ 1 बटा t हाफ 2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2 बटा 1 लिए तो 1 बटा 2 लेंगे। हालांकि लास्ट क्लास में हमसे थोड़ा सा गलती हो गया था यहाँ पे इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि t2 बटा t हाफ 2 बटा t हाफ 1 लिखे, तो आप थोड़ा सुधार लेना उसको। तो बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग? EA 2.303 R अंडर ब्रैकेट 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2। तो मेरे को लगता है ये को लेने की जरूरत है। क्यों? दो अलग अलग हाफ लाइफ दिया हुआ है, दो अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है और ये निकालना है, तो अब ये सब ये तुम लगाएंगे। तो चलो देखते हैं जरा, log t हाफ 1 बटा t हाफ 2, तो चलो 1 हम पहले वाला को मान लेते हैं। t हाफ कितना दिया? 20 मिनट, तो 20, दूसरा t हाफ कितना है? 5 मिनट, तो 20 बटा 5 बराबर EA निकालना है, 2.303 R, ठीक है, अंडर ब्रैकेट 1 बटा T1। T1 कितना है? 27 है, तो केल्विन में लेंगे कितना हो जाएगा? केल्विन में हमेशा लेते हैं लोग, तो 300 माइनस T2 कितना है? T2 आपका है 47, मतलब 20 ज्यादा 320 केल्विन। अब चलो इसको देखते हैं, ये 5 है 20, 4 log 4 का वैल्यू 0.6, ये सब आना चाहिए। 0.6 कैसे? 2 बाहर निकलेगा, 2 की पावर 2 होता है ना 4, तो 2 बाहर निकले, log 2 का वैल्यू 0.3, 3 गुना 6 0.6। ये 2.303, चलो आर भी रहने देते हैं। 320 में से इधर 300 गया तो कितना हो जाएगा? 20 बटा 300 इंटू 320, ठीक है। तो यहाँ से EA बराबर हो जाएगा, और देखना अच्छे से, EA गुना होगा ये 0.6 इंटू 2.303 R का वैल्यू। अब देखो R का वैल्यू क्या ले, आंसर किलो जूल में मांग रहा है, तो जूल में हम लोग R का वैल्यू जानते हैं 8.314 जूल में, इंटू 300 320 और बटा में कितना आएगा? सिर्फ 20 आएगा, लेकिन किलो जूल में चाहिए तो बटा हमको 1000 भी करना पड़ेगा, तो इतना भी आ जाकर आपका आएगा किलो जूल पर मोल में आएगा। आपको बस सॉल्व करना है, सॉल्व करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। 1000 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि किलो जूल में आंसर चाहिए, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो कोई एक आंसर आपका मैच करेगा, श्योर है। आप देख लीजिएगा असाइनमेंट में कौन सा आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। तो अभी 2 क्वेश्चन मैंने कराया है, 28, 29, 30 और 31, आप खुद से भी बनाएं, अब फिर नहीं तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर आगे देखते हैं।
इसके बाद हम लोग अभी भी आरएमएस इक्वेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये 30 और 31 ये भी एक्सरसाइज 3 का ही सवाल है। तो पहले 30 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद 31। क्वेश्चन 30 क्या है, पहले मैं एक बार समझाता हूँ। लिखा हुआ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हुआ a से b प्लस c, ठीक है, कैरी आउट एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब a से b प्लस c एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और जो कि कैरी आउट मतलब परफॉर्म कर रहा है कितने पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे। इफ 3.8 into 10 की पावर माइनस 16% of the reactant molecule exist in activated state। मतलब 3.8 into 10 की पावर माइनस 16%, मतलब इतना परसेंट मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेटेड स्टेट पर मिल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपसे कहा गया था एक्टिवेशन एनर्जी E ऑफ द रिएक्शन इज, और log 3.8 बराबर 0.58 ऐसा वैल्यू दिया हुआ है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? अब देखो ये सवाल सर, अब थोड़ा सवाल को पहले अच्छे से रिवाइज करके आप कोशिश करो कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे। आप एक चीज देखो जरा, जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड स्टेट पे उसका परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने e के पावर माइनस ए अपॉन आर टी का फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ाया था। e के पावर माइनस ए अपॉन आर टी एक खास तरह की चीज को रिप्रेजेंट करता था। हालांकि मैंने कॉलिजन के टर्म्स में भी मेंशन किया था, एक्टिवेटेड स्टेट के टर्म्स में भी मेंशन किया था, थ्रेशोल्ड एनर्जी की फॉर्म में भी उसको मेंशन किया था। आपको याद होगा मैंने कहा भी था कि ये आरएमएस इक्वेशन वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसको बढ़िया से एक बार रिकॉल करते हैं, उसको एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए था आपको। खैर चलो देखते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि एक्टिवेटेड स्टेट में जो परसेंटेज है मॉलिक्यूल का वो इतना परसेंट है। तो मैंने आपको ऐसा कुछ पढ़ाया था कि e के पावर माइनस ए अपॉन आर टी जो बराबर होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्टिवेटेड स्टेट बटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैंने ये आपको पढ़ाया है। और अगर आप अच्छे से देखें तो जितना मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड स्टेट में टोटल मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो गया इन एक्टिवेटेड स्टेट। तो अगर अपने मन से 100 से इधर मल्टीप्लाई करें तो बैलेंस करने के लिए आपको 100 से इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पूरा चीज जो है, ये वाला पूरा चीज, ये आपका क्या बन जाएगा, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन एक्टिवेटेड स्टेट। अगर ये 100 नहीं था तो आप इसको क्या बोल रहे थे, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल इन एक्टिवेटेड स्टेट। लेकिन जब 100 से गुना किए, आप पढ़े भी होंगे टोटल में, मतलब समथिंग बटा टोटल इनटू 100, इसको परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, किसको, e के पावर माइनस ए अपॉन आर टी इंटू 100 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन एक्टिवेटेड स्टेट। और ये दिया हुआ परसेंटेज, कितना परसेंटेज दिया हुआ है देखते हैं जरा, कितना दिया हुआ, 3.8 इंटू 10 के पावर माइनस 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि e के पावर माइनस ए अपॉन आर टी इंटू 100 ये दिया हुआ है इतना, और एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, आराम से निकलेगा। मैं इस चीज को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा, क्लियर है। चलो आगे देखते जरा बनाते हैं। अब मेरे को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। आपको ये लगता है कि अगर हम एल लगाए दोनों साइड, पहले तो 100 को इधर ले आते हैं, आसान रहेगा हमारे लिए। तो e के पावर माइनस ए अपॉन आर टी बराबर 100 इधर लाए, तो ये हो गया 3.8 इंटू 10 के पावर माइनस 16, पहले से 100 यहाँ पे आया, ऊपर 2 चला जाएगा, कितना हो गया माइनस, कितना हो जाएगा 18, माइनस 18 इतना लिख दिया हम लोग। अब दोनों तरफ ln लगाते हैं, टेकिंग ln, लॉग क्यों नहीं, भाई साहब एक्सपोनेंशियल है, ln ही लगाएंगे। तो ln e के पावर माइनस ए अपॉन आर टी बराबर ln 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18।
ठीक, इतना चला है आपके पास। इसके बाद देखो ln e की पावर माइनस e अपॉन rt, पावर बाहर आ जाएगा, मतलब e अपॉन rt देखो बाहर आ गया, और ln e का वैल्यू कितना 1, ये बराबर लिखेंगे हम लोग। अब ये ln 3.8 into 10 के पावर माइनस 18 है, तो इसको लॉग में बदल लेते हैं, तो लॉग में जैसे बोलेंगे तो 2.303 से गुणा करना पड़ेगा, ये log 3.8 into 10 के पावर माइनस 18 हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो log a into log b में तोड़ेंगे, तो ये लिख सकते हैं हम लोग log 3.8 प्लस log 10 की पावर माइनस 18, इतना जरूर लिख सकते हैं हम लोग। अब ये माइनस में ही आपका है e अपॉन rt, बाद में लिखते हैं जरा इसको 2.303, सूत्र सॉल्व कर लेते हैं। log 3.8 का देखो वैल्यू दिया हुआ है उसको 0.5 है, तो 0.58 और पावर देखो बाहर पे तो माइनस 18 आ जाएगा, i2 log 10 का वैल्यू 1, तो 18 में 0.58 घटाएंगे, देखो ना जरा अच्छे से, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये बराबर आएगा बढ़िया से, ये तो पहले से यहाँ माइनस था लगा हुआ, इसमें से जब इसको आप घटाइएगा तो 17.32 आएगा, 32 आएगा, 17 माइनस, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ओवरऑल कितना आएगा 2.303 into 17.32 माइनस में आता, लेकिन पहले इधर वाला माइनस कैंसिल हो गया, और into RT, तो R का वैल्यू कितना ले, R देखना पड़ेगा, आंसर हमारा किलो जूल में मांग रहा है, इसका R का वैल्यू 8.314 लेंगे, जूल में है, into T कितना है 27, मतलब 300, लेकिन ये सब लेंगे अगर वैल्यू तो ये आएगा हमारा जूल पर मोल में आएगा, लेकिन हमको किलो जूल में चाहिए, तो किलो जूल लेने की ये बराबर कितना लिखेंगे 2.303 into 17.32 into 8.314 into 300 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तब जाकर के आपका वैल्यू किसमें आएगा, किलो जूल पर मोल में आएगा, किलो जूल पर मोल। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर मेरे को लगता है कि 100 किलो जूल आ जाएगा, ठीक है, आप देखिए थोड़ा अच्छे से यहाँ पे कैसे आएगा, है ना, सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा 8 पॉइंट नहीं 314, ये तो गुणा हम किए नहीं, आप सबको गुणा एक बार करके देखना, 1000 से डिवाइड करके आपका 100 के आसपास आएगा, मैंने आंसर शीट में देखा है, तो सी आपका इसका आंसर आ रहा है, सी। आप एक बार खुद कैलकुलेट करके देखना, सी आपका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके तुरंत आप ये जो सॉल्यूशन है उसको पहले नोट करें आप लोग, फिर मैं 31 क्वेश्चन बताता हूँ, हालांकि आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके 31 खुद ट्राई करें, और अगर 31 बनता है तो अच्छी बात, लेकिन फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो उतारे पहले इसको आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 से मिलता जुलता आपका 31 भी, थोड़ा सा अंतर है उसमें। अब देखो 31 क्या है, तो 31 लिखा हुआ है कि इन ए रिएक्शन कैरिड आउट एट 400 केल्विन, ठीक टेम्परेचर, और 0.0001% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स आर इफेक्टिव। आपको याद होगा ये परसेंटेज ऑफ रिएक्टेड परसेंटेज ऑफ कॉलिजन दिया हुआ है, इफेक्टिव कॉलिजन का परसेंटेज दिया हुआ है, तो द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन इज, सेम सवाल है, मतलब आपको याद होगा हम e की पावर माइनस e अपॉन RT, ये हम आपको पढ़ाए थे, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन बटा टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन, ऐसा कुछ पढ़ाए थे। तो कहीं ना कहीं टोटल कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन को टोटल कॉलिजन से अगर डिवाइड किया तो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन आ गया, इनटू 100 अपने मन से अगर मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी करना पड़ेगा अपने को 100 से मल्टीप्लाई, तो अब ये क्या चीज बन जाएगा, ये बन जाएगा परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, और परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन दिया हुआ कितना 0.0001% दिया हुआ है,
तो ये आपका हो गया 100 e के पावर माइनस ए अपॉन आर टी बराबर ये क्या हो गया परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन जो कितना है 0.0001% दिया हुआ है इतना। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जरा हम लोग। एक्वेशन इसे निकालना है e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी बराबर 0.0001 डिवाइडेड बाय 100 कितना चला आएगा, दशमलव हटाएंगे तो 4 जीरो आएगा, 4 तो 6 मतलब 10 की पावर माइनस 6 आएगा। e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी 10 की पावर माइनस 6 दोनों तरफ ln लगाते हैं तो ln लगाएंगे e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी ये ln 10 की पावर माइनस 6 ये है ना, तो ln पावर तो बाहर आएगा माइनस ए अपॉन आर टी ln e का वैल्यू 1 ln को लॉग में बदलेंगे 2.303 और log 10 की पावर माइनस 6 का वैल्यू कितना होता है -6 और log 10 का वैल्यू 1 इतना आ जाएगा। माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, ये माइनस तो ये बराबर कितना आएगा हमारे पास, ये बराबर आएगा ये 2.303 इंटू 6 ये आर टी गुना होगा तो आर का वैल्यू किस में लें, अब आंसर देखो किलो कैलोरी में, तो कैलोरी में आपका होता है 2 आपको याद होगा और टी का वैल्यू कितना लेना है, टी मेंशन किया वो 400 और चूंकि कैलोरी पर मोल आएगा हमको चाहिए किलो कैलोरी तो 1000 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा तो ये आएगा किलो कैलोरी पर मोल। तो ये आसान है सॉल्व करना है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, देखो जरा से ये 2.303 को आप 2.3 मान 2.3 मान लिए 2.3 और ये 4 2 6 गुना करते हैं 4 गुना 8 और 8 6 48 तो ये 2.3 इंटू 48 ठीक है और ये दो तो कैंसिल हो ही गया बटा कितना 10 इतना ही बचेगा किलो कैलोरी पर मोल ये है ना। चलो अब देखते हैं गुना करते हैं तो कितना आएगा 23 है ये वाला आपका 2.348 गुना करते हैं एक बार हम पहले 23 चलो यार 48 को 23 से मल्टीप्लाई करें आगे 24 की 4 हासिल 2 4 की 12 13 14 48 की 96 4 से 4 10 की 0 हासिल 1 10 11 11 0 4 11 0 4 11.04 आएगा बटा 10 है मतलब 11.04 किलो कैलोरी पर मोल आएगा 11.04 आ रहा है आंसर कौन सा ऑब्वियसली डी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जो अर्लियस्ट इक्वेशन से जो क्वेश्चन है ग्राफिकली भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस एडवांस में आप क्वेश्चन बैंक को बनाएं अर्लियस्ट इक्वेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनेगा काफी इंपॉर्टेंट भी है और जैसे कि आप देख भी सकते हो कि काफी इजी क्वेश्चन होता है आरएमएस इक्वेशन से तो थोड़ा सा एक छोटा सा इक्वेशन करना उससे आपका बहुत सारा सवाल बनता है। इवन आपके असाइनमेंट में टेम्परेचर कॉफिशिएंट से भी सवाल सॉरी टेम्परेचर जो डिपेंडेंट है टॉपिक लगा होगा 49 से लेकर के सबसे पहले आपका होगा पैरेलल रिएक्शन पैरेलल इक्वेशन रिएक्शन पे 4-5 क्वेश्चन होगा 4 क्वेश्चन होगा मेरे को लगता है 4 क्वेश्चन होगा उस 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो आपका है पैरेलल रिएक्शन का एक सीक्वेंशियल रिएक्शन का सीक्वेंशियल रिएक्शन मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सीक्वेंशियल रिएक्शन अब ज़्यादा पूछा नहीं जाता है पैरेलल इंपॉर्टेंट इसलिए पैरेलल आप थोड़ा कर लेंगे सीक्वेंशियल मैं छोड़ दिया वहाँ पे। अच्छा इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट पे क्वेश्चन होगा आपका ठीक है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट पे आपका जो सवाल है वो 49 से लेकर के 56 तक होगा तो 49 से 56 को आप करें सब आरएमएस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आप करेंगे उसको और उम्मीद करता हूँ कि आपका क्वेश्चन वो बन जाएगा नहीं बने तो आप डाउट अगर है तो आप कमेंट करके डाउट को मेंशन करें तो फिर आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद नए टॉपिक्स को पहले आप इसको मेंशन कर लें। इसके बाद हम लोग टेम्परेचर कॉफिशिएंट पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी आपका उन सारे टॉपिक्स जैसे जो मैंने आपको आरएमएस इक्वेशन पढ़ाया ठीक है वैसे ही ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट फिर देखते हैं क्या है टेम्परेचर कॉफिशिएंट टेम्परेचर कॉफिशिएंट ठीक है। अब
सवाल ये कि सर टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता क्या है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ाया था, याद होगा। तो आर्हेनियस इक्वेशन में हम लोग ये पढ़े कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ किस प्रकार से वैरी करता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर के बदलने से रेट कांस्टेंट बदलता है। ऐसा हम लोग देखें, टेम्परेचर के बदलने से रेट कांस्टेंट बदलता है। अब देखो क्या एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, जैसे हम ये तो जरूर पढ़ें कि टेम्परेचर के बदलने से रेट कांस्टेंट बदलता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या है। एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ा देते हैं, जैसे कोई रिएक्शन जो है कोई एक गिवन टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रहा है और उस टेम्परेचर पे उस रिएक्शन का कुछ रेट कांस्टेंट होगा, और जितने टेम्परेचर पे वो रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है उतने टेम्परेचर से अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 10 केल्विन टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं, तो पाया गया कि उस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो 2 या 3 फोल्ड इंक्रीज कर जाता है, 2 या 3 फोल्ड इंक्रीज कर जाता है, 2 या 3 फोल्ड बढ़ जाता है। इसी चीज को हम बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये जो बढ़ जाता है 2 या 3 फोल्ड 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और अगर हमको टेम्परेचर कॉफिशिएंट को डिफाइन करना है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है, तो ऑब्वियस है दो रेट कांस्टेंट का रेशियो, और दोनों रेट कांस्टेंट जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, डिफरेंस हो, तो उसी रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो जितनी बातें मैंने बोला यहाँ पे हम लिखते हैं। पहले क्या बोले टेम्परेचर कॉफिशिएंट के बारे में कि इट इज practically observe that क्या, it is practically observed that when temperature is raised by 10 degree Celsius या 3 केल्विन, डिफरेंस है केल्विन से, अब बदले 6 डिग्री सेल्सियस से, देन रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस बाय 2 या 3 फोल्ड, 2 या 3 फोल्ड से के द्वारा वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, अब इसको हमको डिफाइन करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज, कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज, टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिफाइन करेंगे कैसे, द रेशियो ऑफ टू rate constant at two different temperature। डिफरेंट बाय कितने से डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंट बाय 10 डिग्री सेल्सियस ये या 10 केल्विन। मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट को डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफाइंड बाय 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन। दैट इज, अब इसको मैथमेटिकली लिख दो, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट बराबर रेट कांस्टेंट, मतलब के, ठीक है, के ये एक रेट कांस्टेंट है, दो रेट कांस्टेंट का रेशियो, तो एक रेट कांस्टेंट ये, एक रेट कांस्टेंट ये। अगर ये टी टेम्परेचर पे लेते हैं रेट कांस्टेंट, तो ये लेना पड़ेगा 10 से डिफरेंस होना चाहिए ना, तो टी प्लस 10 का, ठीक है, ये टी प्लस 10 हो जाएगा, टी प्लस 10 ये टी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अच्छा, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बताए थे कि 2 या 3 फोल्ड बढ़ जाता है, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में टेम्परेचर कोएफिशिएंट का जो वैल्यू है
वो 2 से 3 के बीच में लाई करता है। 2 से 3 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 के बीच में भी कभी कभार आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं लाइन ऑफ कि इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, ज्यादातर रिएक्शन में टेम्परेचर कॉफिशिएंट मतलब द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर coefficient is like in between किसके किसके बीच 2 to 3, 2 से 3 के बीच में। In most of the reaction the value of temperature coefficient is lie between 2 to 3, 2 से 3 के बीच में लाई करता है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2.5 2.75 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में देखा गया 2 या 3 फोल्ड इंक्रीज करता है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट हुआ ना। ठीक है, जब हम अपने समय में 2011-12 में जब हम लोग जेई की तैयारी करते थे तो उस समय टेम्परेचर कॉफिशिएंट से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता था, काफ़ी ज़्यादा ये टॉपिक काफ़ी पॉपुलर था, उसमें क्वेश्चन लगातार आ रहे थे, 2-3 साल तक तो लगातार आया था। तो ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी ऐसे, कभी कभार पूछ भी देता है, आपके नीट के एग्जाम में भी पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन। तो देखते हैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ एक चीज़ बताओ, हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं एनेथोडल का, कंसीडर एनेथोडल रिएक्शन। मान लेते हैं कि ए से जो बी है ये एनेथोडल का रिएक्शन है, ए से बी कितना है एनेथोडल। तो हम रेट लॉ से रेट बराबर कितना लिखेंगे, रेट बराबर लिखेंगे के ए के कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन। ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर का यहाँ खेल है, तो ऐसा करते हैं कि रेट को हम लोग लिख लेते हैं स्मॉल, चलो आर लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा स्मॉल से। टेम्परेचर का थोड़ा खेल है, तो मान लो कि ये जो रिएक्शन है वो टी टेम्परेचर पे हो रहा है, तो टी टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट केटी ले लिए, टेम्परेचर पे रेट को मान ली आरटी, आरटी मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस मान लो कि हम बढ़ा दिए 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा दिए तो ऑब्वियस है 10 डिग्री बढ़ाएं रेट कांस्टेंट बदल जाएगा। तो रेट कांस्टेंट अगर बदलेगा, रेट कांस्टेंट को के टी प्लस 10 बोलेंगे ना, तो रेट कांस्टेंट को बदलने से रेट भी बदलेगा, तो ये रेट कौन सा हो जाएगा आरटी वाला नहीं, टी प्लस 10 वाला हो जाएगा, और ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन। ये तो बदलेगा नहीं, ऑर्डर बदलेगा नहीं, उतना ही रहेगा। अच्छा, तो यहाँ से हम ये कहना चाह रहे थे कि रेट कांस्टेंट का रेशियो दो अलग अलग तापमान के वो बराबर होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। मतलब हम कह सकते हैं आर टी बटा आर टी प्लस 10, अगर दोनों को डिवाइड करें तो बराबर के टी बटा के टी प्लस 10 है कि नहीं, के टी प्लस 10। या दूसरा को पहले डिवाइड करते हैं, दूसरा को पहले में करेंगे कितना आ जाएगा, तो आर टी प्लस 10 बटा आर टी बराबर के टी प्लस 10 बटा के टी, ये आएगा कि नहीं। तो अगर ये आया तो अब आपका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो आप बोल सकते हो बराबर होगा या तो रेट कांस्टेंट के रेशियो के या तो रेट ऑफ रिएक्शन के रेशियो के, दोनों बोल सकते हैं आप। मतलब आर टी प्लस 10 बटा आर टी या के टी प्लस 10 बटा के टी। थोड़ा हम इसलिए सिंप्लीफाई कर देते ताकि आपको काम करने में सहूलियत मिले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे एक क्वेश्चन हम कराएंगे नहीं, तो पहले आप इसको नोट करें, काफी इंपॉर्टेंट है इस चीज। ठीक है, यहां से हम लोग एक ही चीज सीखे कि Kt प्लस 10 अपॉन Kt बराबर टेम्परेचर कॉफिशिएंट, या Kt प्लस 10 बाई Kt बराबर होता है Rt प्लस 10 बटा Rt। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले आप इसको नोट करिए। इस पर हम एक क्वेश्चन कराते हैं, बढ़िया सवाल है, और इस सवाल से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नोट करें पहले इसको। इसके बाद देखते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट में क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लो कि अगर हम लिए सवाल कि टेम्परेचर coefficient of a reaction is 2। एक रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है, तो
देन तो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ rate of reaction will increases if temperature changes from 35 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। एक छोटा सवाल ये, एक रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है, तो बोला कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीजेस, कितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कितना गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा अगर टेम्परेचर हम लोग बदलते हैं कितना से 35 से 65, 35 था 65 कर देते हैं, कितना बदल जाए, सॉरी कितना गुना रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो वो कैसे काम करेंगे, जैसे 35 से 65 मतलब आपसे पूछ रहा है कि 35 पे जो रेट था 65 पे रेट 35 की तुलना में कितना गुना हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करें रेट 65 डिग्री सेल्सियस बटा रेट 35 डिग्री सेल्सियस, रेट 35 तो क्या हम लिख सकते हैं बराबर के 65 डिग्री सेल्सियस बटा के 35 डिग्री सेल्सियस, ऐसा तो लिख ही सकते हैं हम लोग। क्या अभी तो मैंने आपको सिखाया था रेट का रेशियो। अच्छा ऐसा क्यों लिखे, थोड़ा समझो, रेट 65 इसको अगर सॉल्व कर लिए इसको इधर गुना करने से पता चल जाएगा कितना आएगा। बिल्कुल, अब देखो जरा इसको लिखते हैं जरा, के 65 बटा के 35 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, के 65 बटा के 55, लेकिन हमको गुना करना पड़ेगा, के 55 है बैलेंस करने के लिए नीचे लिख सकते हैं के 45, के कितना लिखेंगे 45, तो बैलेंस करने के लिए के 45 यहाँ लिखना पड़ेगा, के लिख सकते हैं के 35, तो बैलेंस करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा के 35, सही है। हालांकि एक सेकेंड रुको, के 35 तो पहले से क्या के 65 बटा के 35 को के 65 के 55 यहाँ पे लगा के बैलेंस करेंगे, अपने वहां से के 45 लगाएं, के 45 और के 35 बैलेंस दिया होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। बिल्कुल। अब एक चीज बताओ, हम ऐसा क्यों किए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताता है दो अलग अलग तापमान पे रेट कांस्टेंट का रेशियो, दो अलग अलग तापमान पे, और तापमान क्या होना चाहिए 10 से डिफरेंस होना चाहिए। तो 65 55 देखो दो अलग अलग तापमान, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है कि ये 2, ये भी 2, ये भी 2, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस जब बदलेंगे तो रेट कांस्टेंट सॉरी जो आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट वो कितना है 2 है, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ से हम लोग कितना लिख सकते हैं रेट 65 डिग्री बटा रेट 35 डिग्री बराबर कितना 8, 2 गुना 4 4 गुना 8, तो यहाँ r 65 डिग्री जो बराबर आया 8 गुना रेट ऑफ 35। मतलब इससे ये पता चला क्या, इससे क्या पता चल रहा है कि 8 गुना बढ़ जाएगा। मतलब अगर 35 से 65 करेंगे तो रेट जो है 65 पे 35 की तुलना में 8 गुना हो जाएगा। तो वो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये बता रहा है कि हर आप 10 डिग्री जब बदल रहे हैं तो 10 डिग्री बदलने से रेट कांस्टेंट दोगुने से बदल रहा है, 2 से बदल रहा है। देखो यही तो है आपका 2, ये भी आपका 2 क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस से बदल रहा है, ये भी आपका 2। इस तरह से हम सॉल्व करें, इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप इसी पैटर्न पे काम करें। तो आज के लिए हम इतना रह लेते हैं, फिर अगली क्लास में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।